जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई सुपर 30 के सीरीज में ये आपकी तीसरी वीडियो है जो कि एएलपी वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो वीडियो हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ आरपीएफ एसआई एंड टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर में हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस करवाएंगे एएलपी के, और इसके बाद में चौथी वीडियो आएगी जिसमें हम आपको टेक्नीशियन के टॉप 30 सवाल करवाएंगे। ये जो 30 सवाल है ये हमने आपके एएलपी के परीक्षाओं से ही पिकअप किया हुआ है। और एएलपी परीक्षा की सबसे खास बात जो है वो यहाँ पर ये है कि इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। हालांकि एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन के थोड़े थोड़े पार्ट आते हैं, लेकिन ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा ये सारी भाग जो है वो मेरे भाई नहीं पूछी जाती है। तो ये एएलपी को एक थोड़ी सी जो है बच्चों को राहत मिल जाती है यहाँ पे, और कम समय के अंदर में ज्यादा स्कोर करने की ताकत मिल जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो अरिथमेटिक है वो सरल नहीं होता है, उनमें कहीं पर कैलकुलेशन तो कहीं पर अच्छे लेवल के कंसेप्ट जो है वो मौजूद होते हैं। इन 30 सवालों के माध्यम से हम पूरे गणित का आपका संपूर्ण रिवीजन करवा देंगे। तो जितने भी बच्चे पूरे भारत में एएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये सभी वीडियोस का एक तरीके से जिस्ट होने वाला है, आपके पूरे 6-7 सालों के पेपर का पूरा एक निचोड़ होने वाला है। और अब तक एएलपी में जितनी सवाल पूछे गए हैं उन सब का ये एक निचोड़ साबित होगा आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे के लिए आप लोगों की बहुत ही स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है और कोई एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बस इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहां पर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, जो कि आपका यहां पर प्रॉफिट और लॉस का है। सवाल को अगर आप देखोगे ना तो इसने आपको भाषा में थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन आपको होना नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट 10 अधिक में बेचना चाहिए। अब सर ये बोला गया कितना अधिक में बेचना चाहिए, ये नहीं बोला गया कितने में बेचना चाहिए। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसमें सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यार उसने कम में बेचा है। ठीक है ना, मतलब जो भी यहाँ पर देखो, टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक, मतलब किसी के पास में बहुत पुराना स्टॉक है तो उसको वो जल्दी जल्दी बेचना चाहता है, तो जो भी एक तरीके से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है उससे वो 43% कम में बेच रहा है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और कोई इससे भी 43 कम में बेच रहा है, मतलब 57 में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 3,420 है ये हमारा कितने में है, तो ये हमारा 57% का मान है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमसे बात किया, देखो इससे यहाँ पर कितने कम में बेचा आपने, 43 कम में बेचा है, इसका मतलब आपने 57 में बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि भैया अगर 10% का लाभ कमाना है तो कितना अधिक में बेचोगे। तो मैं यहाँ पर है ना आपको सामने सारी बातें बता देता हूँ। देखो, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है। ठीक है, अगर मैं उसे कम में बेच रहा हूँ और वो भी कितने में, तो मेरे भाई 43% कम में, इसका मतलब मैं उसे 57% में बेच रहा हूँ। अब बोला गया अगर हम इसे 10% अधिक में बेचें तो यहाँ पर कितने में बिकेगा, 110 में। ठीक है, अब समझना मेरे भाई बात को, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 57 से ये कितना ज्यादा है, तो 53 ज्यादा है। क्वेश्चन में आपको पता है किसका मान दिया है, क्वेश्चन में आपको 57 की वैल्यू दी है और 53 का मान पूछा है। यानी अगर हम बात करें तो 3,420 जो है ना, ये मेरे भाई उस कीमत की वैल्यू है जिस पर आप बेच रहे थे, यानी 100 में 43 कम करने के बाद में यानी 57 में आप बेच रहे थे। और बोला गया अगर आप इतने में बेचते हो तो कितने अधिक में बेचते हो, यानी 53 अधिक में बेचते हो, यानी आपको इसका मान निकालना है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखो 6 × 7 42 का 2 4 पास में, यानी कुल मिलाकर के ये काटेगा मेरे भाई 60 बार में। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 3 18, 6 × 30 और 31, 3180 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो सवालों को समझना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ भी उत्तर दे देंगे और हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरी भारत मेरे भाई तैयारी करता है, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, कारण सिर्फ और सिर्फ उनका अप्रोच होता है। छोटी बहुत गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है पेपर में, नहीं तो बड़े दूर आप सिलेक्शन से अपने हो जाएंगे। इस वीडियो के दौरान जो जो छोटी छोटी बातें बताएंगे आप उसको नोट करते चलिएगा अपने डायरी में भी, और हो सके तो यहाँ पर उसके अपने स्क्रीनशॉट्स भी रखिएगा। तो सवाल नंबर 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 72,000 रुपए की धनराशि पर 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5 वर्षों पर यहाँ जो है
वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। इस सवाल ये जो है हमने आपको चक्रवृद्धि तथा साधारण दोनों को मिक्स करके बनाया है, ठीक है, और इसमें दोनों ब्याजों का मेरे भाई अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, फिर हम ये देखेंगे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, और तब हम उनका अंतर निकालेंगे। कभी भी जब आप साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर रेट इनटू टाइम होता है। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, तो 3 सालों के लिए, और कितने परसेंट से, 5% से। तो यानी रेट इंटू टाइम, यानी 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की मेरे भाई बात करेंगे, तो याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है कि अर्धवार्षिक रूप से है। तो बोला गया यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जब भी अर्धवार्षिक रूप से होता है ना, तो रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5% हो जाएगा, और 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। याद रखिएगा रेट को क्या करना होता है, आधा, और समय को करना होता है डबल। जिसको यहाँ पर ये 5% का 3 बार का यहाँ पर नहीं पता है, उसको याद कर लेना चाहिए कि 5% इंटू 3 मेरे भाई ये हमारा होता है 15.7625। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा एक टेबल जो है वो याद करके चलना है। टेबल यहाँ पर किसका मेरे भाई, तो देख लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5% का और 10% का, और कितने कितने वर्षों का, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 3 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा, और 4 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा वो देखो। 5% के हिसाब से किसी पैसे को 2 साल तक करोगे तो ये 10.25% बनाएगा। 5% के हिसाब से 3 सालों तक करोगे 15.7625 बनाएगा। 5% के हिसाब से 4 सालों तक निवेश करोगे 21.55% का ब्याज बनेगा। 10% के हिसाब से 2 साल करोगे 21 बनेगा। 10% के हिसाब से 3 साल करोगे 33.1 बनेगा। 10% के हिसाब से 4 साल करोगे 46.41 बनेगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे ब्याज है वो हमारे बनने हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में देखेंगे तो 5% के हिसाब से 3 सालों में हमारे इतने ब्याज बनेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर कितने का है। साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना, तो ये 15% का साधारण, इतने परसेंट का चक्रवृद्धि, अंतर हो गया 0.7625। अगर आप अंतर देखोगे तो 0 पॉइंट कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतर की बात हम करें तो 0.7625% यहाँ पर इतने का हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में 72,000 दिया है। ये 72,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मूलधन है, और मूलधन कभी भी दोस्तों 100% की वैल्यू होती है। मुझे यहाँ पर किसका मान पता करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर इसका मान पता करना है। 0.7625 का मान जो है हमें पता करना है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई बड़े प्यार से आसान से हम इसे बना सकते हैं, और यहाँ नीचे कितने जीरो आएगा, तो 4 जीरो आएगा। 3 ने यहाँ पर 3 जीरो को पूरा का पूरा खत्म कर चुका है। आप यहाँ पर चाहो तो डिजिटल सम का भी कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हो। और कैसे, यहाँ पर तो देखो आप थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अच्छा काट ही लो, बढ़िया रहेगा। 25 से काट लो, 25 से 3 बार में आपका हो जाएगा 75, उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 5 बार में खत्म। 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ देखोगे एक जीरो मिसिंग है, 5 से काट लीजिए 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 61 बार में। 4 और 2 8 से मेरे भाई 9 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 छक 54, 549 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी हम कोई भी सवाल आपको पढ़ाएंगे तो उसके आगे पीछे का संपूर्ण ज्ञान हम आपको देते चलेंगे कि क्या क्या बातें बन रही थी, कैसे बात बन रहा था। यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा गया था, और डिफरेंस के लिए इस बात को याद रखना है, साधारण ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे, ठीक है। टेबल्स याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बस यही होगा कि बाकी बच्चों की तरह परीक्षा हॉल में बैठकर आप वहां परसेंटेज खेल रहे होंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के इतने पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है। यानी जब भी मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन हो जाए तो पांडव मेथड का इस्तेमाल करो। पांडव मेथड हमें क्या बताता है, पांडव मेथड ये कहता है कि एक मार्केट प्राइस था, उसके बाद में ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उसका मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने किसी वॉच को जो है ना देखो सोल्ड किया है इतना ऑफ इट मार्केट प्राइस, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो मेरे भाई 7/8 टाइम्स ऑफ किसके होगा, मार्केट प्राइस के। विक्रय मूल्य हमारा इतना गुना होगा अंकित मूल्य के। तो अगर वो एमपी को हम वहां से हटा करके यहाँ नीचे लेकर के आ जाएं तो हम ये बोलेंगे सर सामान कितने का था, अंकित मूल्य कितना था, तो 8 रुपए, उसे हम बेच कितने में रहे थे, 7 रुपए, ठीक है।
अब उसके बाद में यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप किसी वस्तु को 7 रुपए में बेच रहे हैं और उसके बाद में आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये मेरा 7 रुपए क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 25% का प्रॉफिट, यानी ये 125% का मान है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे गुना करना होगा किससे, तो 100 से गुना करना होगा। तो ये बात मेरे भाई आपको यहाँ ध्यान में रख करके चलना था कि सर जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने का मान है, और निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके सीपी से ये कितना परसेंट ज्यादा है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर निकालना है। तो कभी भी कोई भी किसी से कितना परसेंट ज्यादा होता है या कम होता है ना, उसके लिए उनका रेशियो लेते हैं, यानी आप इन दो लोगों का रेशियो ले लो। तो पहले तो यहाँ 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 5 बार में, तो इसका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 8 है, और ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। 4 से कटेगा मेरे भाई 2 बार में, तो ये हो जाएगा 10 का वस्तु 7 में। यानी यहाँ पर 7 रुपए को ज्यादा जो है, 7 रुपए के सामान को 10 रुपए बनाया गया है, कितना ज्यादा किया गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है हमने 3 ज्यादा किया है, कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में। और 3/7 इंटू 100 हमारा कितना होता है, तो 1/7 14%, तो 3/7 मेरे भाई 42.86, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 14 पॉइंट कितना हो जाता है, तो 14 पॉइंट समथिंग आपका 28 करके आ रहा होता है, कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू लगभग 14% के करीब में, तो 3/7 की वैल्यू 42% के करीब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, रेशियो के माध्यम से चलोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो चौथा नंबर सवाल है आपका अनुपात समानुपात का, यहाँ पर रेशियो का सवाल है ये। और इस सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि सुनो, तुम्हारे पास में एक बड़ा हीरे का टुकड़ा है, ठीक है ना, और ये हीरा जो है ना, इसकी जो कीमत है इसके वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मानो 1 ग्राम हीरा है तो उसका जो एक तरीके से रेट होगा 1 का स्क्वायर, 2 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा 2 का स्क्वायर, 3 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा वो 3 का स्क्वायर। अगर ये हीरा कुछ पर्टिकुलरली 3 टुकड़ों में टूट जाता है तो व्यक्ति को नुकसान कितने का होगा। मान लीजिए आप अपनी महिला मित्र को एक हीरा दिए, ठीक है। यहाँ पर सीधा बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डायमंड वेरीज स्क्वायर विथ इट वेट, अ डायमंड ऑफ इतना वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द लॉस इन्वॉल्व। आपने अपने महिला मित्र को एक हीरा दिया मेरे भाई यहाँ पर, और वो हीरा यहाँ पर 3, 2, 5 और एक यहाँ पर 6 ग्राम का हीरा था, ठीक है। बाद में उन्होंने गुस्से में इसको फेंका, क्योंकि यहाँ पर जो है वही हीरा आपने अपने एक्स को भी दिया था, और ब्रेकअप होने के बाद में आपने उसे छीन लिया, ठीक है। जब उन्हें ये बात पता चला बहुत बुरा लगा, और उन्होंने फेंक के मारा, और वो हीरा टूट गया 3 टुकड़ों में। तो ये 6 ग्राम का हीरा किस तरीके से टूटा है, तो 3 ग्राम में, 2 ग्राम में और 1 ग्राम में। अब यहाँ पर आपको नुकसान हुआ कि फायदा, वो देख लो। जब ये 6 ग्राम का हीरा था ना, तो जो कीमत थी ना वो 6 की स्क्वायर यानी 36 रुपए की थी। लेकिन अब इसकी अलग अलग टुकड़ों की कीमत लगेगी। ये 3 का स्क्वायर 9 रुपए का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 रुपए का हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 रुपए का हो जाएगा, यानी 14 रुपए का कुल मिलाकर के हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको 36 रुपए का सामान मेरे भाई 14 रुपए का हो गया है, तो ये आपका नुकसान हुआ है। और वो भी कितने का हुआ है, तो 22 रुपए का आपका लॉस हो चुका है। 22 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका लॉस हो चुका है। समझ रहे हैं, 3, 2, 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का इतना, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर इतने का जो है वो क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है। अगर हम बात करें तो बोला गया सर ये जो 6084 है ना, ये ओरिजिनल की कीमत है, मतलब ये कितने की वैल्यू है, तो ये 36 की वैल्यू है, और हमें जो निकालना है वो लॉस हुआ है हमारा, यानी 22 का मान हमें निकालना है। अगर हम यहीं पर देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 9 से काटो 4 बार में, 9 से मेरे भाई 6 बार में 54 है, उसके बाद में यहाँ 9 से 7 बार में 63 है, और उसके बाद में फिर 9 से यहाँ पर इतनी बार में है। अगर आप 4 से और काटना चाहते हो तो 4 से आप काटो 1 बार में, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 27, 4 का 6 गुना 24, और उसके बाद में जो है 4 का 9 गुना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई, चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखोगे तो 22 का 9 गुना कितना होता है, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर जो है आपका 198 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 198 का मेरे भाई इतना 19 पास में। 22 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 132, 132, 142, 142, 151 का इतना, ठीक है। 18 मेरे भाई यहाँ पर आपका 15 पास में। 22 से कम 22 और 10 मतलब 32 और 5 37, यहाँ पर 3718 करीब में
ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिजिटल सम का भी जो सहारा है वो ले सकते थे और बड़ी आसानी से सवाल को हम बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने कैलकुलेशन पर विश्वास किया और हम डायरेक्ट उसके साथ में गए। मैं अभी आपको शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा भाई, देखो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डिजिटल सम नहीं जानते होंगे, उनको दिक्कत आ जाती। तो आसान भाषा में हमने यहाँ पर रखा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा उसमें ये सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग मेरे भाई, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट भी देते रहिएगा कि कैसे लग रही है आप लोग को ये क्लासेस। ठीक है, अब आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 16% के डिस्काउंट के साथ में पेशकश किया जाता है और 5% का लाभ होता है, लागत मूल्य क्या होगा। मैंने हमेशा एक बात बताया कि सुनो, जब भी यहाँ पर सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन निकालना हो ना, मेरा दिया गया फॉर्मूला मेरे भाई हमेशा याद रखना, वो कभी भी फेल नहीं होगा। फॉर्मूले में हमने हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है कि याद रखिए मेरे भाई, एमपी अपॉन में सीपी क्या होता है, तो एमपी अपॉन में सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो एमपी हमारा कितना है, तो बोला गया सर देखो एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है, तो 1000 रुपए है। और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, हालांकि देखो यहाँ पर इंग्लिश में ये गलत दिया है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतना। ठीक है, ये सोल्ड नहीं होना चाहिए, मार्क फॉर रुपीज इतना होगा यहाँ पे। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से हुआ। उसके बाद में प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, तो बोला गया सर प्रॉफिट हमें 5 का हुआ। तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट जोड़ते हैं तो प्रॉफिट है तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 हो जाएगा। और डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं ना भाई, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट 16% का निकाल दीजिए, 100 में 16 निकाल दीजिए तो ये आपका 84 हो जाएगा। 21 से काटेंगे तो 5 बार में और 21 से काटेंगे मेरे भाई तो 4 बार में, याद रखिएगा। 5 से अगर आप काटते हैं तो भैया हमारा 200 बार में कटेगा और यहाँ पर 4 इंटू 200 हमारा 800 रुपये हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो क्रय मूल्य के। हमेशा हमने आप लोगों को जो है सीधी सीधी बात बता रखी है कि जब सवाल सीधा पूछा जाए तो उत्तर भी सीधा रखना है, अपने आप को घुमाना नहीं है, अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे आप लोग। जो फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूले में हमेशा 4 चीजों में से 3 चीज दे दी जाती है, चौथे का मान पूछा जाता है, तो ये आपको काम में आएगा अगर आप इसे याद करेंगे तब। ठीक है, अब चूंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ये बात कि एडवांस मैथ आप लोगों का नहीं पूछा जाता है, अरिथमेटिक से सवाल आपके ज़्यादा आते हैं, तो अरिथमेटिक में फिर हर एक भाग के सवाल को दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से उसके इंस्टॉलमेंट भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर में ही है, जरा सवाल को देखिए। इसमें सीधा सीधा बोला गया कि एक राशि उधार ली गई थी और 980 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिससे या जिसमें 4% ब्याज जो है लिया गया। उधार ली गई राशि हमारा क्या था, अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। और इसे कैसे बनाते हैं, तो अगर हम बात करें तो रेट हमारा जो होगा वो मेरे भाई 4% होगा, जिसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये 1/25 के करीब में आएगा। यानी यहाँ पर जो है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 25 और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए एक एक पावर लिखना होता है, दूसरे के लिए इसका स्क्वायर यानी 625 यहाँ लिखते हैं और इसका स्क्वायर यानी 676 मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। 2 ही इंस्टॉलमेंट दी है मेरे भाई, याद रखिए दाहिने साइड वाली जो है ना वस्तु, इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तीसरा होता तो 25 के क्यूब से 26 के क्यूब का लिखते हैं, ठीक है ना। ये इंस्टॉलमेंट होता है तो इसे बराबर करो, तो यहाँ पर मेरे भाई 676 है तो इसे भी 26 से गुना करो ताकि 676 बने, और यहाँ भी 26 से गुना करो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, दोनों को जरा जोड़ना 1275 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 676 का डबल मेरे भाई, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, और ये हमारा कुल मिलाकर के 1352 हो जाएगा। यहाँ पर हर एक डेटा का अपना एक महत्व है। ये वो पैसा होता है जो आप उधार पर लेते हो, यानी आप इसे प्रिंसिपल कह सकते हो। ये वो पैसा है जो आप पैसा देते हो, यानी आप इसे अमाउंट कह सकते हो। ये वो पैसा है जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हैं, तो इसे आई कह सकते हैं। और इनके बीच का जो गैप है उसे आप सी आई कह सकते हैं। 1, 2, 3 और 4, इन 4 डेटा में से किसी भी 3 का मान देकर के मेरे भाई एग्जामिनर आपसे 1 का मान पूछ लेता है। तो आपको गलती नहीं करना है, हम तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं कि कल के दिन भविष्य में कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा और कोई भी डेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर देंगे। अब सवाल में देखिए दिया क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ बोला कि इंस्टॉलमेंट की कीमत 980 है, तो जो पैसा तुमने उधार लिया था वो कितना था। यानी यहाँ पर ये जो है ना
ये जो मेरे भाई 980 है ये हमारी लगभग कितने का मान है, इंस्टॉलमेंट का मतलब 676 का मान है, और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो कितने की, तो जो पैसा हमने उधार लिया था मतलब यहाँ पर 1275 का मान जो है वो पता करना है। जब आप मेरे भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 1848 के करीब में आपका जो है ये आंसर आएगा, और 1848 के करीब में आंसर आएगा तो आप यहाँ पर नियरेस्ट में जा सकते हो और 1850 को मेरे भाई यहाँ पर टिक कर सकते हो। हल्का सवाल था, आसान सवाल था, थोड़ा ध्यान आपको लेकर के चलना है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया इस 7 नंबर सवाल में। बहुत ही प्यारा और औसत का ये सवाल है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना सीधी सीधी बात बोली गई है कि बात ऐसी है सर, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मत पढ़िए सवाल को, मेरी बात पर विश्वास रखिए। एक कमरे में 10 लोग हैं और हर किसी का जो औसत है वो यहाँ पर 20 के बराबर में है। जैसे एक व्यक्ति कमरा छोड़ करके जाता है तो सभी लोगों का औसत 21 हो जाता है, ठीक है। और जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर में वापस आ जाता है, एक छोड़ करके चला गया तो अब 9 लोग हो गए, 9 लोगों का औसत कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 21 हो गया। अब जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर आता है, उसके बाद में सभी लोगों का जो औसत है वो 20.6 हो जाता है, 21 से यहाँ पर इतना कम होकर के आ जाता है। तो जो छोड़कर गया है और जो आया है उन लोगों का औसत बताओ। तो मैं तो सीधी सीधी बात बोलूंगा भाई, देखो यहाँ पर इस सवाल को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। जो व्यक्ति छोड़ करके गया था तो यहाँ पर क्या करोगे, तो छोड़ कर गया था तो उसका सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ निकाल सकते हो कि सर कमरे में 10 लोग थे और हर किसी का औसत यहाँ पर 20 था, तो टोटल वैल्यू कितनी थी, तो बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10, ये टोटल था। अब कमरे में सभी लोगों का औसत हमारा 21 है और लोग कितने हैं, तो 9 है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 200 में से यहाँ पर जो है अगर आप घटा दोगे मेरे भाई 189 को, तो बोलोगे सर ये 200 है और यहाँ पर ये 189 है, घटा देंगे तो जो छोड़ कर गया है उसकी वजन कितनी है, तो 11 है। जो छोड़कर गया उसकी वजन कितनी है, 11 है। इसको आसान भाषा में बिना कलम उठाए भी हल कर सकते थे। आप ये बोल सकते थे सर उसके जाने की वजह से सभी लोगों की वैल्यू बढ़ गई, सभी लोग 20 से 21 हो गए, सभी लोगों में एक का इजाफा हुआ है। तो अगर एक व्यक्ति में एक का इजाफा हुआ है तो इस कमरे में 9 लोग हैं तो यानी 9 का इजाफा हुआ होगा। तो उसको 20 लेकर के जाना था, 9 छोड़ करके चला गया, मतलब वो 20 की जगह 20 में से 9 कम यानी 11 लेकर के गया है। आप ऐसे बोल सकते थे। ये बेसिक तरीका था मेरे भाई, और आप यहाँ पर डेविएशन के माध्यम से बता देते। हर किसी को एक एक रुपए वो दे करके चला गया, बहुत दानी इंसान था, यानी उसने 9 रुपए बांट दिए, तो अपने 20 रुपए में से 9 रुपए बांट दिए हैं, इसका मतलब वो 11 ही तो लेकर के कमरे से गया है। तो आप यहाँ पर वैसे भी बोल सकते थे कि 11 होगा। अब उसके बाद में मान लेते हैं कि इस कमरे में मेरे भाई 9 लोग हैं, एक व्यक्ति आता है और उसके आने के वजह से हमारा जो औसत है वो 21 था और वो हमारा हो जाता है 20.6। यानी जब वो आया ना तो उसने हर किसी की जेब काट ली, उसने हर किसी के पैसे ले लिए, ठीक है। यानी जो नया वाला व्यक्ति आया, तो एक फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ जब भी कोई भी व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है उसके लिए इंक्लूजन का है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज या फिर यहाँ डिक्रीज इनटू मेरे भाई फाइनल मेंबर। तो जो भी यहाँ पर जो है नया व्यक्ति आया है, पहले लोगों का औसत कितना था, तो पहले लोगों का मेरे भाई औसत हमारा 21 था, उसके आने के चलते 21 से हम 20.6 पर आ गए, कमी कितने की हुई, 0.4 की। और कितने लोगों पर हुई है, फाइनल मेंबर, यहाँ पर एफएम का मतलब फाइनल मेंबर। अब कितने लोग हैं उस कमरे में, तो 9 थे, एक आ गया मतलब 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी ये मेरे भाई 4 हो जाएगा, 21 में से 4 घटा दो तो मेरे भाई 17 हो जाएगा। तो जो गया था वो इतना, जो आया है वो इतना। इन दो लोगों का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, दो लोगों का औसत निकालना है तो मेरे भाई दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल, ध्यान रखना है औसत भी है ना, डेविएशंस का खेल है। मैं बहुत बेसिक में नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, लेकिन हम इतना भी नहीं उड़ाना चाहते हैं कि आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े और चीजें आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लियर ही ना हो। एक बार क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, पढ़िए जरा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। प्रतिशत के इलेक्शन का ये सवाल है। कहा जाता है इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% जो लोग हैं मेरे भाई वो अपना वोट देने जाते हैं, जिसमें से 15% लोगों का वोट अमान्य घोषित हो जाता है। जीता नाम की एक लड़की है जिसको मान्य वोटों का 60% यहाँ पर मिलता है, और उसके कारण वो जो है 91,800 वोट उसको प्राप्त होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे कितने थे,
ठीक है। मैंने हमेशा एक बात कहा कि इलेक्शन में 2 ही तरह के सवाल बनते हैं। जो व्यक्ति जीत रहा होता है ना, उसको ये देख लो कि उसको जो वोट मिला है वो टोटल का मिला है या वैलिड का मिला है। अगर वैलिड का मिले तो मेरे भाई वहाँ पर सीधा-सीधा सीरीज़ मेथड लगाना और अपने आंसर को प्राप्त करना। यहाँ पर जो जीता नाम की लड़की है ना, उसको जो वोट मिले हैं, आप यहाँ पर गौर फरमाइए, तो जीता ने जो वोट लिया है वो यहाँ पर वैलिड वोट का लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? हम सीधा-सीधा सीरीज़ लगाएँगे। हम ये बात बोलेंगे, सर देखिए पूरे वोटों को मानते हैं, पूरे वोट हमारे कितने थे? एक्स थे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑन द वोट, ठीक है? कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। कितने परसेंट लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर वोट दिया? तो 90% लोगों ने वोट दिया। ये मेरे भाई एक्स था, इसका 90% लोग हमारा वोट देंगे, तो एक्स इंटू 90/100। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, 15% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया अगर मान लीजिए 100 वोट है, इसमें से 15 निकाल दो, यानी 85 वोट उन लोगों ने दिया है। तो पहले मैंने इसमें से जो लोगों ने वोट नहीं दिया उसको निकाल दिया, तो ये हमारा आ गया उन लोगों की संख्या जो वोट दिए थे। उसके बाद में से इनवैलिड निकाल दिया, तो अब मेरे भाई उन लोगों का संख्या आ गया जो वैलिड वोट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा का सारा वैलिड है। और इस वैलिड वोट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इस वैलिड वोट का अगर देखोगे तो 60% जीता को मिला है। ये वैलिड को वोट का मेरे भाई 60% जो है वो किसे मिला है? तो जीता को मिला है। और ये बराबर होगा किसके? तो 91800 के। तो यहाँ पर x का मान निकालना है। बहुत ही सरल है x का मान निकालना, दिक्कत की बात ही नहीं है। एक जीरो और एक जीरो ने मेरे भाई दोनों जीरो को यहाँ पर खत्म कर रखा है। अगर आप 6 से देखोगे मेरे भाई, तो 6 से आपका जो है 15 छक 90, 153 बार में जाएगा। अगर आप 9 से यहाँ पर काटोगे, ठीक है, तो 9 से काटोगे तो एक बार में आपका ये चला गया, और उसके बाद में 7 बार में। 17 से काटो तो ये 5 बार में, और 5 से काटो तो मेरे भाई 20 बार में। 20 के साथ में देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 20 हो गया है, और यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझिए बातों को लेकर के। ऐसे ही मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी बातें सीखनी है, और ऐसे ही सारी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने जो है रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो हर क्लास के बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमें आपका बैच लेना है, तो आपका कौन सा बैच बेस्ट रहेगा? देखिए, भारत में 2 तरह के मेरे भाई बैच चलते हैं मेरे। एक रिकॉर्डेड बैच है मेरा, जिसके अंदर में हमने सारा कंटेंट पढ़ा रखा है। जैसे आप लोगों के लिए अभी हम स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वैसे ही हमने इसके अंदर में भी सारी रिकॉर्डिंग करके और बहुत ही प्रीमियम एक बैच बनाया आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में कंप्लीट अरिथमेटिक है, कंप्लीट एडवांस है। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उसके चैप्टर का टेस्ट है, जो टॉपिक आप चाहते हैं उसका क्लास नोट्स मिलेगा आपको, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, उसकी शीट मिलेगी आपको, और साथ में वो जो टॉपिक होगा उसके कम से कम 15 से 20 लेक्चर होंगे, जो भारत के लगभग हर परीक्षा को कवर कर रहे होंगे। साथ में अगर आप इस बैच को मेरे भाई लेते तो इसकी फीस मात्र 699 है, और जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम है यार। ठीक है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी इसकी वैलिडिटी, मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ। और आप ये ले सकते हैं हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं, और कहीं कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। अगर हम आपको एक छोटी सी बात बताएं मेरे भाई, कभी भी अगर आपका सिलेबस में कोई पैटर्न में बदलाव होता है, कोई नया चैप्टर ऐड किया जाता है, कुछ भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर में उस टॉपिक को। आपको 1 रुपया अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हों मेरे भाई, एक हमारी फ़ॉर्मूला बुक और एक हमारा ये रिकॉर्डेड बैच भारत के हर बच्चे के पास में हो, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव के कारण मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन से वंचित ना हो पाए। ठीक है? उसको जो पढ़ना चाहता है ना, वो टॉपिक उसको उसके अंदर में बहुत ही प्यार तरीके से मिले, सारी बातों को वो सीखे, सारी बातों को वो जाने और अपने जीवन में आगे। ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर, और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या बोला गया है? 9 नंबर सवाल जो हमने आपके लिए लिया है वो मेरे भाई यहाँ पर टाइम एंड वर्क का है। इस सवाल में क्या बोला गया है ज़रा देखिए। तो कहा गया कि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/2 भाग जो है वो 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर अगर वो साथ में 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद में ये छोड़ देता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? हमेशा ऐसा होता है कि एक तरीके से लोगों के द्वारा काम किया जाता है, फिर कोई छोड़ता है, फिर काम किया जाता है, फिर छोड़ता है। तो इसे हम कैसे टैकल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ए के दिनों की संख्या की बात करते हैं। आप यहाँ देखो, 2 भाग को करने में मेरे भाई यहाँ 10 दिन लगा है, यानी अपने आप का 5 गुना, तो पूरा 5 भाग करने में अपने आप का 5 गुना यानी कितना दिन लगेगा? तो 25 दिन लगेगा। 2 काम करने में 10 दिन, 5 काम करने में 25 दिन, यानी ए अगर पूरा काम करे तो 25 दिन लगेगा। ठीक है? आधा काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में 20 दिन,
यानी बी अगर पूरा का पूरा काम करेगा तो मेरे भाई 20 दिन लगेगा। मिलकर के इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 100 आता है। 25 का 4 गुना, 20 का मेरे भाई 5 गुना। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क। मिलकर के इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया। मेरे भाई एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर के 9 यहाँ पर खिलौने बनाते हैं। 5 दिनों में 9 पचे 45 खिलौने बनाएंगे। तो 100 में से 45 निकाल दो, 55 खिलौने बच गए। और ये 55 को अब अकेला कौन बनाएगा, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी इसको यहाँ पर बी ने बनाया है। तो ये काम करने में बी को समय कितना लगा होगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्क है और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, 5, यानी 11 दिनों में जो है ये मेरे भाई यहाँ पर बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 5 टाइम। ये कंसेप्ट ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन है और इसमें भी पूछा जाता है सवाल बच्चों से, लेकिन वो गलत कर बैठते हैं। आपको गलती नहीं करना है। बोला गया कि यार साधारण ब्याज पर तुम कोई पैसा निवेश करते हो ना, तो वो अपने आप का दोगुना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कितने, 7 सालों में। तो कितने समय में वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, गलती नहीं करना। देखो मानो पी नाम का पैसा है आपके पास में यहाँ पर, और ये अपने आप का डबल हो रहा है, तो यानी ये कितना हो रहा है, तो 2p हो रहा है भाई लोग। ठीक है। और कितने साल लग रहे हैं, तो इससे 7 साल लग रहे हैं। ठीक है ना, समझना। अब यही पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 5 गुना, यानी ये हो जाएगा 5p कितने समय में। मैं कहता हूं कि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम होती है, कभी ऊपर नीचे नहीं होती, कभी नहीं बदलती है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये पैसा था और इतना बन गया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, तो p रुपए का। ये पैसा था, इतना बन गया मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस कितने का, 4p का। p कमाने के लिए 7 साल लग गए हैं, तो यहाँ पर उसका 4 गुना यानी 4p कमाने के लिए कितना लगेगा, तो 28 साल लगेगा। ध्यान रखना, बच्चे काफी गलती कर बैठते हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। 1 रुपए कमाने में 7 साल, तो 4 रुपए कमाने में 28 साल। ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4 और 1 और 3 और 1 है, उनको 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम में यहाँ पर क्या अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा सवाल हमने रखा, एक ये शरबत है और एक ये शरबत है। अगर हम बात करें यहाँ पर रेशियो ऑफ वाटर एंड सिरप, अगर हम देखते हैं तो वाटर और सिरप का अनुपात इसमें कितना है, तो 4 और 1 है। इसमें वाटर और सिरप का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 3 और 1 है। इन दो मिश्रणों को यहाँ पर मिलाया जाता है, और किस अनुपात में, तो यहाँ पर 1:2 में मिलाया जाता है। तो बोला गया रेटियो ऑफ मतलब ये फाइनल में यहाँ पर कितना होगा, ये बता दीजिए। हमने कहा सर धरती पे इससे आसान सवाल तो बना ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, जब भी ऐसे मिलाया जाए रेशियो का कंसेप्ट लगाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, बोलेंगे सर पहले वाले में देखिए वाटर और सिरप का अनुपात, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, तो 4 अनुपात कितना हो गया, तो 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे में यहाँ पर जो अनुपात है वो हमारा 3 और 1 हो गया। आपको पता है क्या करना होता है, कुछ मत करना, बाकी लोगों की तरह गलती नहीं करनी। यहाँ पर मेरे भाई मेरा कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पर पहली बात 4 और 1 का यहाँ जोड़ बनाओ, कितना हो जाएगा, 5। तो 3 और 1 का मेरे भाई करो यहाँ पर 4। कभी भी कोई भी अगर किसी भी रेशियो में है ना, और उसे किसी और रेशियो में बदलना है, पहले उसे बराबर करना होता है। मुझे इनको इसका 1 बोतल इसके 2 बोतल लेने हैं, तो मैं पहले इसे बराबर करूंगा। तो यहाँ पर 5 और 4 को बराबर करने का तरीका, 5 को 4 के साथ में गुना करना, 4 को 5 के साथ में गुना करना। अब उसके बाद में इसके कितने बोतल लेने हैं, तो 1 बोतल लेने हैं, और उसके बाद में इसके कितने बोतल लेने हैं, तो 2 बोतल लेने हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये 4 के साथ में गुना है, तो 4 यहाँ पर इसके साथ में मेरे भाई सीधा सीधा गुना हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ में भी गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ये 10 के साथ में गुना है, 10 यहाँ पर भी गुना करेगा और 10 यहाँ पर भी गुना करेगा, मेरे भाई ध्यान रखो। अब बोलोगे सर ये 16 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 46 यहाँ पे, और ये 4 है और ये 10 है, तो ये हो जाएगा 14। अगर आप रेशियो में काटेंगे ना सर, ये 23:7 होगा, और 23:7 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ध्यान रखना है, जब भी दो अलग अलग मिश्रणों को मेरे भाई मिला रहे होते हैं आप, तो वहां पर आप रेशियो का कंसेप्ट लगाइए, सवालों को बड़े आसानी से बनाएंगे।
ये जितने भी सवाल है मेरे भाई, हमने आपको एक बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रखा है 30 सवालों का, कि इसके माध्यम से हम आपके लगभग हर चैप्टर की तरफ पहुंच पाएंगे और यहाँ पर सारी टॉपिक्स को कंप्लीट करा पाएंगे। जिन्होंने बाकी की वीडियोस नहीं देखी, जैसे मान लीजिए आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुपर 30 सीरीज का हर वीडियो आप देखो, आप मेरे भाई आरपीएफ एसआई भी देखो, आप यहाँ पर टेक्नीशियन का भी देखो, आप सारे के सारे देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए सीरीज। और बाकी जिनके पास में हमारी रेलवे गणित वाली किताब नहीं है, तो उसको हमने इंग्लिश में भी लॉन्च कर दिया है, रेलवे मैथ्स के नाम से, और हिंदी में रेलवे गणित के नाम से है। तो आप इस किताब को मंगाओ और पूरा का पूरा प्रैक्टिस इसी से करो। काफ़ी फर्जी सेलर है अमेजन पे, हर जगह पे, फ्लिपकार्ट पे, आपको मेरे भाई उनसे नहीं लेना है। जो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आपको वहीं से मंगा करके इसको पूरा का पूरा मेरे भाई आपको लगाना है सवाल। ठीक है। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेटेस्ट अप्रोच के साथ में है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आप यहाँ से मंगाइए और अपने सारे सवालों को लगाइए। ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है वो 8 और 5 है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में यहाँ पर कितने की वृद्धि या कमी होगी। आज मैं आपको इस सवाल को आसान भाषा से समझा देता हूँ, एलिगेशन वेलिगेशन इसमें नहीं लगाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा सा बात समझिए कि कोई भी इंसान अगर वो कमाता है ना भाई पैसा, तो वो दो भागों में ले जाता है, या तो उस पैसे को खर्च करता है या फिर उसे क्या करता है तो सेव करता है। तो मान लीजिए ये इंसान 100 रुपए की इसकी इनकम थी, ठीक है ना, और उसके बाद में 100 रुपए को छोड़ो, हटाओ यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलो, तो यहाँ पर उसके इनकम का और उसके बाद में खर्चे का ये हमारा 8 और 5 का अनुपात है। यानी हम ऐसा कह लेते हैं, मान लीजिए 80 रुपया यहाँ पर जो है वो क्या है, तो 80 रुपए की उसकी इनकम है यहाँ पे, तो खर्चा कितना मान लेते हैं 50। इस हिसाब से सेविंग कितनी निकल करके आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 8 और 5 को हमने 80 और 50 बना लिया, कोई गलत तो नहीं किया हमने। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जीरो का होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो परसेंटेज सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब बोला गया कि हमने यहाँ पर उसकी आय में 20% की वृद्धि की और उसके खर्चे में 30% की। आप यहाँ पर देखो, जो इंक्रीज किया है वो आपने कितना किया है, तो इनकम में आपने 20% मेरे भाई यहाँ पर किया है। कितने का इंक्रीज किया, 20% का यहाँ पे। तो यहाँ 0 से परसेंट खत्म, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खर्चे में कितना किया आपने, तो खर्चे में मेरे भाई 30% किया है आपने। आप देखोगे तो 0 से परसेंट खत्म, 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 16 रुपए के इनकम में 15 रुपए आपने यहाँ पर क्या किया, खर्च कर दिया। यानी आपने बढ़ाया कितना है, तो एक बढ़ाया। कितना बढ़ाया मेरे भाई, तो एक बढ़ाया। यानी सेविंग में इंक्रीमेंट कितनी की हुई है, एक की। अब ये एक 30 का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा बता दो, 1/30 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% यहाँ पे। एकदम सरल से तरीके से आपने यहाँ पर बनाया, अपना आंसर दिया। 10/3 का मतलब 3 सही, 1/3% यहाँ पर, और ये इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ये हमारा उत्तर होगा। समझ गए बात लोगों को। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तीसरे तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन क्यों अपने समय को जाया करें, तो बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने अपने रेशियो मेथड के माध्यम से बना लिया। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और ये एएलपी टेक्नीशियन 2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया ये सवाल है। इसमें यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, बड़ा प्यारा पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि 1 वर्षों में 4% के ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा। यार अभी आप लोगों को एक बात बताए, ये अर्धवार्षिक होगा, तो अर्धवार्षिक में रेट क्या होता है, आधा, और समय क्या होता है, डबल। तो जैसे अर्धवार्षिक देखो ना, तुरंत यहाँ पर रेट को आधा कर दो, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2%। और समय को मेरे भाई क्या कर दो, डबल, वहां पर 1 का डबल हो जाएगा 2। 2% का मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है, वो भी 2 बार, यानी 2% और 2% का सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव का नियम क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 2 जमा 2 हो जाएगा 4, फिर दशमलव लग, और एक एक बार दोनों को गुना कर दो, 2 इंटू 2 4, यानी 4.04। 4 आता है तो 4 नहीं लिखते हैं, 04 लिखते हैं, 2 अंक होता है मेरे भाई यहाँ पर, यानी हमें इतने % का ब्याज मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हाउ मच विल बी द अमाउंट, ब्याज नहीं पूछा गया, मिश्र धन कितना बनेगा ये बताओ। पैसा अगर तुम 2500 लगा रहे हो तो तुम्हारा मिश्र धन कितना बनेगा। मैंने कहा यार ब्याज निकाल करके जोड़ दो, बात खत्म। यहाँ पे अमाउंट भी निकाल सकते हैं, बट उसका कैलकुलेशन बड़ा होगा, ब्याज निकाल करके जोड़ दो, बात खत्म यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये 2500 रुपया है हमारा, ये हमारा मूलधन है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, हमें क्या निकालना है, ब्याज।
मतलब इतने की वैल्यू, तो 4.04 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जीरो नीचे चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 25 का 4 गुना 100 का जीरो 10 पास में, 10 का इतना, और 25 का 4 गुना 100 और 10 मेरे भाई इतना, बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। यहाँ पे बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। सही लिखा है हमने यहाँ पे, नहीं 11,000 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। आप एक बार थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए। 25 का 4 गुना 100 का जीरो 10 पास में, 25 इंटू जीरो बड़े 10 का जीरो 1 पास में, और 25 का 4 गुना 100 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई हमारा 100 हो जाएगा। 101 रुपये का ब्याज मिलेगा, और 101 रुपये का ब्याज मिलेगा ना, तो 2500 रुपये में 101 रुपये जोड़ दो, 2601 रुपये आएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझ गए। तो ब्याज निकालना भी अपने आप में क्या है, कला है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो हम ब्याज निकालते हैं कहाँ पर हमें यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है, कहाँ पर हमें जो है वो रेशियो का इस्तेमाल करना है। एक सवाल हमने यहाँ पर देखा सिंप्लीफिकेशन का, और अभी हम जो चैंपियंस बैच पढ़ा रहे थे उसमें भी हमने जो है इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया है। सर्ट सिंथेसिस घातांक और करनी का ये सवाल है, जहां पर आपको ये बोला गया कि देखो एक रूट है और उस रूट के अंदर में एक और रूट है, और जब रूट के अंदर में रूट होता है तो उसे हल कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर हमेशा कंडीशन ये होता है कि इसके सामने कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। छोटे वाले रूट के बाहर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब ये कंडीशन बन जाए तो आप ऐसे दो संख्याओं की तलाश करिए जिन्हें गुना करने पर 30 आता है और जोड़ने पर 31 आता है। गुना करने पर 30 आता है, जोड़ने पर 31। तो ये मुझे पता चला कि 30 इंटू 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में एक जोड़ने पर मेरे भाई 31 हो जाएगा। तो इस सवाल को सीधा सीधा हल करने का तरीका क्या है, वो कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिन्हें गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 31 आता है। तो बोलेंगे गुरुजी 30 है और यहाँ पर 1 है, बीच में किसका चिन्ह है, तो प्लस का है। यहाँ रूट है तो इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ, इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर माइनस। सेम कहानी इसके साथ में है, बस प्लस के जगह पर माइनस है, तो सेम आंसर यहाँ पर भी होगा, बस इस प्लस के जगह पर यहाँ माइनस आ जाएगा। यानी ये हमारा कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये √3 प्लस हमारा हो जाएगा 1, और ये -√3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। अगर हम इसे काट देना भाई तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक और एक मिलकर के 2 ही बनते हैं। आप भी किसी के साथ मिलकर के 2 बनाएंगे तो हम 2 और हमारे 2 वाले विचार को आप भी आगे लेकर के चल पाएंगे। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, सारी पढ़ाई लिखाई किसी बात पे, इसी बात पे है, थोड़ा कामयाब बनेंगे। ठीक है, और थोड़ा आगे चल के शादी होने के बाद और कामयाब बनेंगे। बस यही कामयाबी चाहिए आप लोगों को। आइए, बड़े प्यार से हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 के पास पहुंच चुके हैं, और लगभग हमारा आधा सेट खत्म होने वाला है। ठीक है, और हमारी ऊर्जा उसी तरीके से बरकरार है, बस आप लोगों से छोटी सी कमी हो रही है। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करें तो ये ऊर्जा शायद थोड़ी और बढ़े आगे, और थोड़ा हम आप लोगों को और आगे ले पाए। मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 80% बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को छांटने में, निकालने में और वीडियो बनाने में। और साथ में आप लोगों से ये भी बात बोलेंगे कि यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये पेपर में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ये चैनल स्पेशली बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आपकी अलग अलग परीक्षाओं के लिए हम रिकॉर्डिंग करके ला पाएँ और आप लोगों को दे पाएँ। ठीक है, आइए ALP का 2018 का ये सवाल बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम दिमाग हिला देगा। ठीक है, वन ऑफ द टू इनलेट पाइप वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज अदर, the two working alongside a drain pipe that can empty a cistern all by itself in 8 hours can fill the empty tank in 8 hours. In how many hours will the less efficient inlet pipe take to fill the empty cistern by itself? 4 बार पढ़ लोगे तब भी यहाँ पर जो है तुम्हें कम समझ में आएगा। मैं समझाता हूँ। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि सर देखिए 3 तरह की पाइप है, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3। पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर जो 2 है यहाँ पर ये क्या करती हैं, तो मेरे भाई भरने का काम करती हैं। पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या करती हैं, तो भरने का काम करती हैं, क्योंकि ये इनलेट पाइप है, ये भरती हैं पानी। ठीक है, जिसमें पहली पाइप की जो क्षमता है वो 2 गुनी है। 2 इनलेट पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की मेरे भाई 2 गुनी है, यहाँ पर ये मान करके चलो। ठीक है, उसके बाद में एक निकास पाइप है जो कि तीसरा पाइप है, अगर वो अकेले काम करे तो 8 घंटे में पूरी की पूरी टंकी क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में खाली करना है, तो तीसरी पाइप के बारे में कहा गया, क्योंकि पहली और दूसरी तो पानी भरने का काम करती हैं। अगर हम तीनों को साथ में चलाएं तो खाली टंकी 8 घंटे में भर जाएगा। अगर हम तीनों को साथ में चलाएं तो खाली टंकी मेरे भाई 8 घंटे में भर जाएगा। तो बोला गया पहली वाली के बारे में यहाँ पर आप बता दीजिए कि पहली वाली जो है खाली टंकी को यहाँ पर कितने घंटे में भर देगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर ये बात बोलते हैं, सर देखिए
अगर यहाँ पर तीसरी वाली पाइप जो है यहाँ पर, जैसे मानो पहली को हम ए बोलते हैं, दूसरी को हम बी बोलते हैं, तीसरी को सी बोलते हैं, पहला जो है इसका डबल है, अगर इसकी क्षमता x है ना तो इसकी क्षमता मेरे भाई 2x है। ये सिर्फ खाली करता है, सी 8 घंटे में खाली करता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सी जो है वो मेरे भाई 8 घंटे में खाली करता है। और अगर तीनों मिल करके मेरे भाई यहाँ पर काम करते हैं तो टंकी हमारी 8 घंटे में भर जाती है। तो यहाँ इसके अनुसार टोटल वर्क हम 8 लेंगे। 8 मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, -1 यूनिट होगा। ठीक है, -8 को -1 से गुना करेंगे तभी 8 आएगा, और इसको यहाँ पर +1 से गुना करेंगे तो आएगा। अब आपको मैंने एक बात क्या बताया, आपको मैंने एक बात बताया भैया कि जो यहाँ पर ये पाइप है इसकी क्षमता इसकी डबल है, यानी अगर ये x है ना तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 2x है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है C की जो क्षमता है वो हमारी कितनी है, -1 है, यानी इन तीन लोगों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे 2x + x मेरे भाई, यहाँ पर 3x - 1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो 3x का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यानी पहले वाले की जो x की क्षमता है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। बोला गया यहाँ पर जो कम दक्षता वाला जो पाइप है वो भरने में कितना समय लगेगा, तो कम दक्षता वाला जो पाइप है मेरे भाई भरने में कितना समय लगेगा, तो वही बात है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर यहाँ वर्क और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1.5 यहाँ पे, इसको हटाओगे तो 80 है आपका लगभग, मान करके चलो। एक सेकंड, 1.5 नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सही कर लो मेरे भाई। ठीक है, 1.5 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर बोला गया टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क और x की क्षमता हमारी 2/3 कहाँ चला गया, तो ऊपर में ये काटेगा मेरे भाई 4 बार में, 4 × 3 अपन का 12 आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो यहाँ खतरनाक सा था, कैलकुलेशन का तो मेरे भाई कोई रोल ही नहीं था, यहाँ पर कोई रोल नहीं था, बड़े आसानी से आप इसे लपेटते थे, बस सवाल में जो है घुमाया गया था भाषा के माध्यम से। अब आ जाइए, अगर हम यहाँ बात करें इस सवाल को देख करके, तो इसको हिट एंड ट्रायल के माध्यम से हल करना होगा। और कैसे, क्वेश्चन में कहा गया कि एक नाविक अपने नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है और वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और विपरीत में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी अगर हम बात करें तो वही बात है, टोटल समय जो लगा, जैसे यहाँ पर धारा की यहाँ डाउन जाने में और अप जाने में जो समय लगा है वो लगा है मेरे भाई 9। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 44 है, और डाउन जाते वक्त में स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नाव की रफ्तार x की है, धारा की नाव की 9 की है, ये x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 35 है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 9, और इसे मान लेते हैं x, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 9 के। यानी नाव की रफ्तार दी है, धारा की नहीं दी है। यहाँ पर कैसे करे भाई, तो भैया यहाँ पर आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे आपका काम जो है वो आसान बन जाए। तो मैंने कहा यार x की वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं, 9 + 2 11, 11 यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 2 लेते हो, तो अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 44 अपॉन में ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 लोगे तो 9 में से 2 7 हो जाएगा, ये इसे काटेगा 4 बार में, ये इसे काटेगा 5 बार में, और दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल के माध्यम से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि सर x बराबर 2 जो है वो एकदम परफेक्ट बात है, और ये हमारा काम कर रहा है। काफ़ी सारे लोग परीक्षा में यहाँ पर खेलने लगते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगते हैं, बदोबदी होगा मेरे भाई वहाँ पर आपके साथ में, ये नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पे सीधा सीधा 2 लेकर के अपना बात फिट करना था। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहा गया यहाँ पर मेरे भाई कि अगर वो व्यक्ति 33 डाउन चला जाए और 28 अप चला जाए तो समय कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन जाने में 9 + 2, देखो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, और उसके बाद में 28 आप अप गए हैं तो ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7, ये काटेंगे 3 बार में, ये काटेंगे 4 बार में, 3 × 4 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 1 जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पर, बिना किसी यहाँ पर धोमच के भाई। प्रश्न संख्या ये नहीं, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सवाल है यहाँ, पाइप एंड सिस्टम का एक और छोटा मोटा सवाल है, और ये सवाल हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मेरे भाई अभी वीडियो देख करके और कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे कि सर 17 नंबर का आंसर यहाँ पर ये है, तभी मुझे यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उसमें से कितने सारे बच्चे जो है यहाँ पर वो जागरूक हैं
अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उद्देश्य के पीछे कितने भाग रहे हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने जिज्ञासु हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के आंसर के माध्यम से ही पता चल पाएगा। तो सभी लोग इस सवाल को हल करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई समानुपात का है। पढ़िए जरा सवाल में क्या कहा है। सवाल में मेरे भाई यहां पर यह कहा गया, जब 24, 33, 20 और 26 में से x घटाया जाता है तो सारे के सारे समानुपाती हो जाते हैं। तो 2x प्लस 1 और 5x माइनस 11 के बीच में मध्य समानुपाती क्या होगा। भाई देखो, जब भी आपको ये बोले कि फलानी फलानी संख्या को जोड़ने पर ये समान अनुपात में आ गए, या ये संख्या को घटाने पर ये समान अनुपात में आ गए, तो उस x का मान निकालने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिक है। आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं तो लॉजिक भी मेरे भाई उतने ही प्यारे होंगे, मान करके चलिए। ठीक है, 24 हो गया मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर 33 हो गया, अगला यहाँ पर कितना हो गया तो 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया तो 26 हो गया। हम हमेशा एक बात को बोलते हैं, भैया सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। और वो इसी बात पर, क्योंकि उन अप्रोच के साथ में हमने सिलेक्शन ली है और आज काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिलाया, और आपको भी बोलते हैं अगर इन अप्रोच को आप सीखोगे आपका भी सिलेक्शन होगा। वेन एक्स इज एडेड और वेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड, जब उस एक्स का मान निकालना हो क्या करोगे। कुछ नहीं भैया, पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो। तो बोलोगे सर ये 24 इंटू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, इन दोनों को आपस में गुना करो तो ये हो जाएगा मेरे भाई 33 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहले को आखिरी के साथ में गुना किया, जो बच गए उनको गुना किया, इनको यहाँ पर जोड़ दो, 24 और 26 कितना हो गया 50, और इनको यहाँ पर जोड़ दो तो ये हो जाएगा मेरे भाई 53, और इनका डिफरेंस ले लो और मोड लगा दो, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये बड़े प्यार से यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे भाई यहाँ देखो, 50 और 53 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर -3 होगा, बट -3 मतलब मॉड है तो आप 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, -3 से कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से यहाँ पर इधर भी भाग कर दो, इधर भी, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करने जाए, मूर्ख होगा जो करेगा, आप क्यों करोगे भैया। ठीक है, तो आप यहाँ 3 से काटो, कितनी बार में काटोगे 8 बार में, और 3 से काटो कितनी बार में काटोगे 11 बार में। अब सॉल्व कर लो, 8 इंटू 6 48 का 8 4 हाथ में, 8 दूनी 16, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 16 और 4 हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद 11 का 2 गुना मेरे भाई 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारे x का मान आ चुका है, तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ जी सर x का मान आ चुका है। और 220 में से 208 गया तो x का मान हमारा 12, -12 नहीं लिखना है, मॉड है, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस सवाल में बोला गया मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती। कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालते हो, गुना करके रूट लगाओ। यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है, तो गुना करके मेरे भाई यहाँ पर रूट लगाओगे, तो गुना करके रूट लगाओ जरा। 12 है तो बोलोगे सर 12 का 2 गुना 24 और एक कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 12 का 5 गुना 60 में से मेरे भाई 11 चला गया, 60 में से 11 चला गया तो आ जाएगा 49। 25 का रूट मुन्ना 5 होता है, 49 का रूट 7 होता है, उत्तर तुम्हारा 35 आएगा। और हंसते खेलते मुस्कुराते ऑप्शन नंबर बी आंसर दोगे और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आओगे। समझ गए, ध्यान रखना है बच्चे, गलती नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। आइए यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं और इस सवाल को भी मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, आइए, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको ये सवाल बना के, और बोलोगे सर सुपर 30 में, पर्टिकुलरली ALP में अब तक का ये सबसे बढ़िया सवाल है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारा खेल इसकी भाषा के ऊपर में है, अच्छे अच्छे लोग इसे समझा नहीं पाएंगे, बस आपको फोकस करना है पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर में, ध्यान रखिए। पहले सवाल हम लोग पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। कहा गया थीव स्टील एन आइटम एंड एस्केप रनिंग, ठीक है, एंड एस्केप्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ पुलिसमैन arrive at the spot of the crime after 4 minutes and immediately start chasing the thief. ठीक है, 16 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 200 meters between the two. ठीक है, at what distance from the spot of the crime will the policeman catch of the thief and what is the speed of the policeman? नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा मैं किस लिए हूं यहाँ पे, आप बात को समझो। बोला गया कि एक चोर एक वस्तु को चुराता है और चुराने के बाद में वो भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की रफ्तार से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। तो भैया ये 4 मिनट के बाद, जैसे मानो पुलिस वाला यहाँ था, 4 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगा, तब तक चोर उसका वेट करेगा नहीं ना, चोरवा तो भागेगा। तो चोरवा भागा, और चोरवा भागा यहाँ से, तो कितना भागा, तो 4 मिनट तक जहां हो सकता था वो उतना भागा।
अब बात आती है 4 मिनट में चोर भागेगा कितना। तो चोर की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में मेरे भाई कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और चोर भाग कितना रहा है, तो 60 मिनट में मेरे भाई 15 किलोमीटर भाग रहा है। मैंने कहा वो 4 मिनट में कितना भागेगा, तो आप यहाँ पर देखो इससे इसको कितने से डिवाइड किए कि 4 आया, इसको 15 से डिवाइड किए तो 4 आया, तो यहाँ पर भी 15 से डिवाइड करो तो 1 किलोमीटर। यानी वो जो चोर है वो 1 किलोमीटर आगे है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर जो है वो चोर यहाँ पर है। अब चोर यहाँ पर है, कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर चोर है, और उसकी जो रफ्तार है वो कितने की है, वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब पुलिस यहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है। अब पीछा शुरू होता है यहाँ पर, और शुरू होता है तो उसी समय जैसे यहाँ पर पुलिस यहाँ घटनास्थल पर पहुंचती है, तुरंत लोग बताते हैं भागा है उधर, भागिए जल्दी उसके पीछे। यहाँ से पुलिस भागना शुरू करती है, यहाँ से चोर भागना शुरू करता है। तो यहाँ पुलिस भागी और यहाँ पर मेरे भाई चोर भागा। और बोला गया उसके बाद में कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच में 200 का अंतर रहता है। यानी अगर हम 16 मिनट के बाद देखें तो 16 मिनट के बाद चोर यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंची होगी। अब दोनों के बीच में जो गैप रहा है वो मेरे भाई 200 मीटर का रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, बढ़िया तरीके से पढ़िए कि यहाँ पर पुलिसकर्मी की जो चाल है वो यहाँ पर क्या है, और साथ में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला, घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिस की चाल क्या है। मैं आपको यही बात बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े आसान से, जीरो कैलकुलेशन के साथ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिए, पुलिस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में और चोर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने मिनट का वक्त लगा है, तो 16 मिनट का, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर ये देखो, पुलिस की रफ्तार जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, तभी तो कहीं ना कहीं वो वहां पर चोर को जो है एक तरीके से टैकल कर रही होगी, ठीक है। तभी वो उसके गैप को कम कर रही होगी। जहां पर इन लोगों को 1000 मीटर का गैप था, वो कम होते 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 कितने पर आ गया, तो 200 मीटर पर आ गया। यानी पुलिस वाले ने 800 मीटर की कमी को पूरा किया है। यानी पुलिस वाला मेरे भाई 800 मीटर ज्यादा भागा है चोर से। समझ रहे हो बात को लेकर के, पुलिस वाला 800 मीटर ज्यादा भागा है चोर से। 800 मीटर ज्यादा भागने का मतलब देखो, 16 मिनट में पुलिस वाला कितना भागा, 800 मीटर। समझ रहे हो, यहाँ पर 1000 का गैप था, आज 200 का है, मतलब 800 मीटर पुलिस वाला ज्यादा भागा है। 800 मीटर का गैप उसने कवर कर लिया कितने मिनट में, तो 16 मिनट में मेरे भाई। यहाँ पर समझ गए बात को लेकर के, कितने मिनट में, यहाँ पर 16 मिनट में। यानी हर मिनट पुलिस वाला 50 मीटर जो है वो ज्यादा भाग रहा है। और किससे भाग रहा है, तो चोर से। हर मिनट पुलिस वाला 50 मीटर ज्यादा भाग रहा है। अगर 1 मिनट में वो 50 मीटर भाग रहा है ना, तो पूरे घंटे में कितना भागेगा एक्स्ट्रा। तो बोलोगे सर 1 मिनट में अगर वो 50 मीटर भाग रहा है, तो पूरे घंटे में मेरे भाई होता है यहाँ पर कितना, 60 मिनट। यानी यहाँ पर 3000 मीटर, 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में वो कितना अधिक भागेगा, 3 किलोमीटर। अगर मेरे भाई यहाँ पर सीधी सीधी बात है, चोर भाग रहा है 15 की रफ्तार से, पुलिस इससे 3 किलोमीटर ज्यादा भागेगी, यानी पुलिस की रफ्तार कितनी होगी, 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी चीजों पर फोकस ही नहीं करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया और मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना ही बात तो बोल रहा हूँ, और वो ये 1000 की गैप थी 200 की हो गई है, यानी पुलिस वाले ने 800 खत्म कर दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, हम ये भी कह सकते हैं सर 800 मीटर जो है वो ट्रेवल करता है, आप ऐसे कह लो वो 800 ज्यादा ट्रेवल करता है। और कितने मिनट में करता है, तो 16 मिनट में। तो वो 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा सर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना ज्यादा भागेगा चोर से। चोर से कितना ज्यादा भागेगा, तो आप यहां पर बोलोगे सर वो भागेगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 3000 मीटर। यानी चोर से 3000 मीटर ज्यादा, यानी 3 किलोमीटर ज्यादा। चोर अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागता है, तो ये 1 घंटे में 15 जमा 3 यानी कितना भागेगा, 18। यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। बस बाकी चीज को कैलकुलेट भी मत करो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन ऑफ द ईयर था, तो आंसर ऑफ द ईयर भी था, ऐसे ही बनाना था। समझ गए, बाकी बातें तो फर्जी होती हैं यार। लल्लू फल्लू सवालों से और अप्रोच से मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिए, बढ़िया अप्रोच रखिए तभी सिलेक्शन। आइए चलिए, प्रश्न संख्या 20 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। फिर से पाइप और सिस्टम का एक और छोटा मोटा सवाल, जिसको बड़े प्यार से आप लोग बना सकते हैं। कहा गया है एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चला करके भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे के भाग काम करता है। पहले के लिए आवश्यक समय। असल में एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में, और जो बच्चे मेरे से एप्लीकेशन पर पढ़े हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये कंसेप्ट क्या है।
जब भी दो लोग मिल करके किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं और दो लोगों के द्वारा लिए गए समय का जो मेरे भाई वैल्यू है वो बराबर हो जाता है यहाँ पर तीन लोगों के तीसरे व्यक्ति के बराबर में, तो हम कैसे करेंगे? यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 3 के बारे में बात हुई है। तो पहला नल मेरे भाई यहाँ पर सीधा-सीधा समझना, पहला नल और तथा दूसरा नल के द्वारा लिया गया समय बराबर है यहाँ पर तीसरे के लिए गए समय के। तो वहाँ पर मेरे भाई याद रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू t होती है, इससे यहाँ पर ये t प्लस a लेता है और यहाँ पर इससे यहाँ पर ये b दिन ज़्यादा लेता है। तो जो t की वैल्यू होती है वो मेरे भाई क्या होती है? तो रूट अंडर यहाँ पर a इंटू b होता है। ये बहुत बार पढ़ा रखा है। जब भी दो लोग मिल करके किसी काम को उतने ही समय में करते हैं जितने तीसरे व्यक्ति कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर उससे ये a ज्यादा है और उससे ये b ज्यादा है तो ये t की वैल्यू रूट अंडर a भी होती है। आज मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा सेम कंसेप्ट पूछा गया है। आप देखिए तो सवाल में क्या कहा गया, तो मेरे भाई बोला गया तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, तो बोला गया दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, यानी दूसरा वाला मेरे भाई पहले की अपेक्षा तेजी से मतलब इससे 5 घंटे कम लेगा। और साथ में कहा गया तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे से, इससे यहाँ पर जो है 4 घंटा धीमा का मतलब 4 घंटा ज्यादा। अब यहाँ सारा खेल समय का है, तीसरे वाले को हमेशा टी माना जाता है। इससे यहाँ पर 4 ज्यादा है तो ये हम यहाँ 4 कर लेंगे। इससे ये 5 कम है तो कहीं ना कहीं से ये 5 ज्यादा है, कहीं ना कहीं से ये 5 ज्यादा है। मैं आपसे 5 कम हूं तो आप मेरे से 5 ज्यादा हो, उल्टी बात यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ जाना है, 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा t प्लस 9। अब ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जितना ज्यादा है गुना करके रूट लगा दो, तो 9 इंटू 4 36 का रूट करेंगे 6 आ जाएगा। बट खबरदार मेरे भाई t का मान नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में ये कहा गया कि पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय कितना है, तो पहली के लिए जो समय है 6 जमा 9 यानी 15, तो 15 कौन सा है? डी फॉर देवसेना। और इसी बात पर देवसेना के नाम पर वीडियो को एक बार लाइक किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए वो प्यार व्यक्त करता है और मेरे भाई उसी के आधार पर जो है हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ा पाते हैं। और डेली मेहनत होती है और डेली कंटेंट होता है, संडे हो या सैटरडे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग लगातार आप लोगों के लिए चलती रहती है। कंटेंट हमेशा बेस्ट आप लोगों को मिलते रहता है। बाकी और भी कोई फीडबैक है तो वो इस वीडियो में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। आइए, घातांक और करनी का एक प्रिय सवाल आपके सामने। मैं इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इसको हल करके बताओ, और ना मुझे बताना भी है। भैया हम जब आपको चैंपियंस मान रहे हैं और जब हम चैंपियंस बोलते हैं तो मुझे बनाना भी तो है, तो कैसे बनाएंगे? जब भी घातांक करनी में ऐसे बड़े वाले मेरे भाई सवाल आ जाए और उनके ऊपर में यहाँ पर रूट दिया गया हो, तो इसका मेरे भाई उत्तर दो बातों पर डिपेंड करता है। जो भी यहाँ सही ऑप्शन होगा ना, तो उस सही ऑप्शन के अंदर में ये 2 गुण होने चाहिए, और यहाँ पर वो 2 गुण मेरे भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वो 2 गुण यहाँ पर ये होना चाहिए। पहला पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाहर वाला देखो 22 और 11 33 होता है, 33 को खत्म कर देगा, तो ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये देखना होता है कि मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार लगा है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर एक संख्या पर, यहाँ पर दो संख्या पर और यहाँ पर एक संख्या पर, तो जो मैक्सिमम लगा है ना वो यहाँ पर कितनी संख्याओं पर लगा है, तो 2 संख्याओं पर। यानी सही ऑप्शन जो होगा ना उसमें 2 संख्याओं पर बार लगा होगा, ठीक है। आप यहाँ देखो 3 संख्याओं के ऊपर में बार लगा है, गलत ऑप्शन है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर में बार लगा है तो गलत ऑप्शन है। यानी पहले वाले नियम के अनुसार सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी 2 पर बार लगा, इसमें भी 2 पर बार लगा। अब दूसरा नियम जो कहता है वो यहां पर क्या कहता है कि डेसिमल के बाद में देखो कितने संख्या ऐसे हैं जिसके ऊपर में बार नहीं लगा है, ठीक है। यानी अगर बात करें तो नहीं, यहाँ पर जो नहीं वाला केस है वो कितना है, तो दशमलव के बाद यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा है। तो जो सही उत्तर होगा ना उसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी होगी जिसपे बार नहीं लगेगा। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ऐसी है जिसपे बार नहीं लगा है, और यहाँ तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है, तो ये गलत है, मतलब यहाँ पर ये सही है। तो समझ गए, इन 2 बातों पर मेरे भाई पूरा का पूरा सवाल डिपेंड करता है। पहला, मैक्सिमम कितनी ऐसी है जिसके ऊपर में बार है, और दूसरा, मैक्सिमम कितनी ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है। बस खेल खत्म। बाकी मत देखो, बाकी मत सॉल्व करो, नजरों नजरों में सवाल को अपने हल करो, ठीक है। समय तथा चाल का छोटू मोटू प्यारा सा सवाल यहाँ पे, क्या करें? आपको लगेगा सर अरिथमेटिक में इतना क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है भाई, क्या करें हम बताओ, अरिथमेटिक ही अरिथमेटिक आप में पूछा जाता है। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में 22 नंबर में क्या कहा गया,
बोला गया सर इंजन की खराबी होने के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने सामान्य चाल के 9/10 के चाल से चलती है और 2:28 पीएम के बजाय 2:34 पर पहुंचती है। उसने किस समय पर यहाँ चलना जो है वो शुरू किया था? ट्रेन की अगर गति खराब नहीं होती कभी वो लेट पहुंचती नहीं पहुंचती। ठीक है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेन खराब हुई इसी वजह से वो लेट पहुंची। तो अगर हम बात करते हैं स्पीड को लेकर के, तो पहले मेरे भाई स्पीड 10 हुआ करती थी, अब वो स्पीड कितनी हो गई? 9 हो गई। 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। तो यहाँ पर स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। तो पहले टाइम 9 लेता था, अब 10 ले रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। उसी 1 यूनिट का जो मान है ना, उसी 1 यूनिट का जो मान है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना दिया गया है? तो उसी 1 यूनिट का मान मेरे भाई कहीं ना कहीं कितना मिनट लेट, तो 2:28 की जगह पर 2:34 में पहुंची, यानी 6 मिनट अधिक लग गए। तो उस 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना है? तो उस 1 यूनिट का मान मेरे भाई 6 मिनट अधिक है। तो 1 यूनिट का मान अगर 6 है, यहाँ 1 यूनिट अधिक लगा है और यहाँ 6 मिनट अधिक लगा है, यानी वही 1 यूनिट 6 मिनट के बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं 1 यूनिट 6 मिनट के बराबर, तो इस हिसाब से जो ओरिजिनल समय लगना था वो 9 × 6 मेरे भाई 54 मिनट लगना था। इतना मिनट लगना था ओरिजिनली यहाँ पर, लेकिन लगा कितना? 10 × 6 मेरे भाई 60 लगा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो आप दो तरीके से आप बोलेंगे सर इतना समय लगना था लेकिन लगा कितना, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अगर ये पता करना चाहते हो कि ट्रेन ने रन कब करना शुरू किया था, दो तरीके से पता कर सकते हो। या तो ओरिजिनल समय में से 54 मिनट घटा दो, यानी यहाँ पर 2:28 में से 54 मिनट घटा दो तो आंसर आ जाएगा, या फिर 2:34 में से 60 मिनट यानी 1 घंटा घटा दो तो 1:34 आ जाएगा। बात कर, दोनों में आंसर एक ही आएगा। 2:28 में से 54 घटाओगे तब भी 1:34 आएगा, 2:34 में से ये घटाओगे क्योंकि ओरिजिनल टाइम में से ओरिजिनल घटाना है और डिले वाले टाइम में से डिले वाला टाइम घटाना। समझ गए बात को लेकर के? तो इस तरीके से मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। एकदम हल्का सवाल है, इनमें समय थोड़ी लगता है सर। हल्के सवाल होते हैं, आसान सवाल होते हैं, बड़ी आसानी से इंसान कर लेता है, इनमें समय नहीं लगता। ठीक है, आपको इस पूरे सेशन को 1.5 घंटे के अंदर में समेटने के लिए पीछे मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे की मेहनत लगती है, सारे सवालों को खोजने में, फिर उनके सॉल्यूशंस को बनाने में बढ़िया तरीके से, कि कौन सा वाला ऐसा सॉल्यूशन आपको दिया जाए जिससे बढ़िया तरीके से समझ पाए। बहुत घंटे घंटों की मेहनत होती है। बस आप लोगों से मेरे भाई इतना ही गुजारिश है कि सिलेक्शन लीजिए, आप लोग बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई करिए। समय आप लोगों के पास में काफ़ी कम है, और अगर इस समय को आप लोगों ने जो है दुनियादारी में गंवा दिया, फालतू की चीज़ों में गंवा दिया, तो फिर उसके बाद में शायद ही दोबारा ऐसा समय आए, शायद ही दोबारा ऐसी वैकेंसी आए, शायद ही दोबारा मेरे भाई वापस से आप लोगों की ये ऊर्जा आए, शायद ही वापस से ऐसा माहौल और मन बने पढ़ने के लिए। तो इस छोटी सी बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान लेकर के चलना है। आइए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला गया है कि इसमें से इसको जोड़ने पर और इससे भाग करने पर हमारा क्या बनेगा। तो हमने कहा सर देखिए 265 का यहाँ पर जो है वो पावर कितना है, तो 4081 है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई 9 है। हम इसे डिवाइड करते हैं 266 के साथ में, तो भैया देखो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे इससे ये एक कम है, तो एक कम है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1, और -1 का पावर कितना हो जाएगा? तो 4081 हो जाएगा। और ये पूरा जब इसे डिवाइड करेगा तो मेरे भाई बना देगा 9 रिमाइंडर में। माइनस का पावर अगर ऑड है ना तो -1 देगा और यहाँ पर 9 देगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई आंसर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं चाय पीने चलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी चाय पीने चलते हैं, साथ में चलते हैं। चलो वहीं पर चलेंगे, गंगा किनारे आराम से जो है नैटी घाट पे, और चल करके वहाँ पर जो है रेलवे गणित की किताब को लेकर के दोनों मिल करके सॉल्व करेंगे और बढ़िया से सिलेक्शन के कस्में लेंगे। समझ गए बात को लेकर के? आइए चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। और सवाल में ये कहा गया है 150 मीटर और 130 मीटर की लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं और 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। इनके गतियों का योग कितना होगा? स्पीड का सम कितना होगा? आपको एक बात पता है कि जब भी दो लोग आमने सामने से आते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई जो स्पीड होता है वो जोड़ दिया जाता है, और अगर एक ही दिशा में जा रहे होते हैं यहाँ पर तो स्पीड को घटा दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो बराबर है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। समय कितना लगा? तो 7.2 सेकेंड। डिस्टेंस में यहाँ पर क्या होगा, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को मेरे भाई यहाँ पर जो है पार करती है तो डिस्टेंस में दोनों का सम करते हैं। तो दोनों का अगर आप सम करेंगे ना तो जोड़िए 150 130 मेरे भाई 280 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों के स्पीड का सम होगा तो x + y होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के भाई कि जो स्पीड यहाँ निकल करके आएगा ना वो मीटर पर सेकंड में आएगा।
तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर ये जो स्पीड आ रहा है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि ये डिस्टेंस और बट्टे में कितना है, तो यहाँ पर टाइम है। ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो मेरे भाई 18/5 से गुना करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि सारे ऑप्शन उसी में है। आप यहाँ से हटाओ, ले जाओ यहाँ पे, 18 से काटोगे 4 बार में, 5 और 4 20 होता है, 20 का एक जीरो इसे काटेगा और इसे 140 बार में 2 काट देगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू उत्तर हो जाएगा हमारा। समझ गए बात को लेकर के? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए प्रश्न संख्या मेरे भाई 25। अब देखिए 25 नंबर सवाल है आपके नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम जो है अरिथमेटिक में भी आता है, एडवांस में भी आता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर में वो क्वेश्चन देगा कि नहीं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये सवाल नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसका अप्रोच है जो इसे खतरनाक तरीके से बनाता है। अभी हम रिसेंट में अपने चैंपियंस बैच में जैसे कि 2 टाइम पर वहाँ क्लासेस चलती हैं, एक समय पे अरिथमेटिक और एक समय पे एडवांस। अरिथमेटिक में वहाँ सर्च सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो वो भी क्वेश्चन एक हमने करवाया, और एडवांस में भी उनका यहाँ पर यही वाला HCF LCM चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन है और इसको बेसिक तरीके से बहुत बढ़िया से बता रखा है। लेकिन आपको बेसिक नहीं जानना, आपको इसका स्मार्ट अप्रोच जानना है, कैसे आप इसे उड़ा दोगे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या पता करिए जिससे अगर 20 को 25 से 35 से 40 से भाग करने पर 14 या 19 या 29 या 34 रिमाइंडर आएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो बेसिक से बहुत समय लगेगा, हम आपको सीधा सीधा शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। देखो बेसिक बता देते हैं, क्यों किसी का पेट फूलेगा यहाँ पे कि हाँ सर बेसिक नहीं बताएं। देखो आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या का पता करो जिससे अगर मान लो 20 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो 14 आता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ 25 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ पर कितना आता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 19 आता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए हम जो है 35 से भाग करते हैं, तो 35 से यहाँ पर भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 29 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हम 40 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप बताइए वो संख्या कितनी होगी। सबसे पहला आप इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखोगे ना तो बेशक रिमाइंडर सेम ना हो, दो ही चीजें होती है, या तो रिमाइंडर सेम होता है या डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो मेरे भाई 6 का है। तो जब डिफरेंस आपके समान है, जब डिफरेंस आपके समान है तो आप आंसर कैसे निकालोगे? तो बेसिक से निकालने के लिए आप यहाँ बोलोगे सर आंसर बराबर, हम यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 25 35 40 सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया। और इनका एलसीएम लेने के बाद में क्या करेंगे, डिफरेंस को घटा देंगे, यानी डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 6। अब ये है आपका बेसिक अप्रोच। बट मैंने क्या कहा कि जो बेसिक से बनाएगा वो अगले साल सिलेक्शन पाएगा। जिसको एक साल में सिलेक्शन लेना है, इसी साल में अपने सपने पूरे करने हैं, वो ये घटिया और वाहियात काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये वो बच्चे करते हैं जिनके सोचने की क्षमता थोड़ी अधिक नहीं होती है। मैंने यहाँ पर क्या पकड़ा, तो मैंने यहाँ पर इसी के बीच में एक पॉइंट पकड़ लिया और मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को धर लिया कि 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 34 आएगा। ठीक है, बस मैं इसी पॉइंट को लेकर के अपने सवाल को बनाऊंगा और अपना आंसर निकालूंगा। मेरे भाई सीधी सी बात यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि जिस संख्या को 40 से भाग करोगे, यानी 40 के अंदर में क्या है, तो 8 है। 40 के अंदर में क्या है, तो 8 है। यानी जिस भी संख्या को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 34। ठीक है, 34 रिमाइंडर आने का मतलब 34 को भी 8 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी मेरे भाई जो भी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ना उसमें 8 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आना चाहिए। इसमें 8 से भाग करो, सिर्फ आखिरी के 3 अंक, तो 8 चौके 32 और 32 के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 हो गया। ठीक है, और 44 हो जाएगा, 8 पचे 40, रिमाइंडर यहाँ 4 आएगा, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पर करो मेरे भाई, 8 चौके 32, 8 अठाई 64, रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 8 का 4 गुना मेरे भाई 32 74, 8 9 72, रिमाइंडर 2 आएगा, यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 है, तो ये बिल्कुल 5 नहीं, मतलब 8 आपका आखिरी के 3 अंक, तो 8 एकम 8 57, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 34 आता है। 34 को भी 8 से भाग करो, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जब तक बड़ी होगी ना हम तब तक भाग करते हैं। यानी अल्टीमेटली यहाँ पर 40 के अंदर में 8 है तो रिमाइंडर हमारा 2 आना चाहिए। सही ऑप्शन को 8 से भाग करने पर 2 आया है, बी ही हमारा सही उत्तर है। क्यों उतना दिमाग लगाते हो भाई, क्यों करते हो ऐसी हरकतें, मत किया करो। समझ गए मेरी बात को लेकर के? आ जाओ, अगला सवाल क्षेत्र मिति का है और ये भी बड़ा जरूरी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए कटोरा तो लगभग सभी के पास में होगा, सब्जी खाते हैं, खिलाते हैं, खुश रखते हैं और खुश रहते भी हैं। यहाँ पे उसी कटोरे के ऊपर में यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, 26 नंबर में पढ़िए।
कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसे अंदर तथा बाहर दोनों से रंगना है। 40 रुपए प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की जो लागत है वो यहाँ पर क्या होगी। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर डबल रंगने की बात कही गई है, अपने आप का क्या कहा गया है, तो अपने आप का डबल यहाँ पर कहा गया। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए 2 रुपए लग रहे हैं हमारे, ये समझ लीजिएगा बात को। तो हमारा खर्चा कितना का आएगा, तो देखो जो कटोरा होता है मेरे भाई यहाँ पर वो कुछ ऐसा है। कटोरा मोटा है ही नहीं, इसीलिए बोल दिया गया कि इसकी मोटाई को आप मत मानिएगा। तो ये जो हेमिस्फेयर होता है ना, ये बाहर से 2 पाई r² होता है और अंदर से मेरे भाई ये पूरा। अब अंदर वे ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं भैया, कटोरा देखे नहीं हो, जैसे मानो यहाँ पर अगर ये बाहर से 2 पाई r² है तो अंदर से भी कितना होगा, 2 पाई r² होगा ना। तो 2 पाई r² कितना होता है, 4 पाई r²। तो जब भी हम यहाँ कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट बराबर में क्या होता है, तो एरिया इंटू मेरे भाई रेट होता है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा मेरे भाई हो जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 पाई r²। और रेट की बात करते हैं तो अपने आप का डबल, यानी इसका डबल। रेडियस अगर 7 होता है ना तो पाई r² की वैल्यू कितनी होती है, 154। तो यहाँ पर 4 इंटू, यहाँ रेडियस की वैल्यू 7 रखोगे तो 154 आएगा, और इंटू कितना मेरे भाई, डबल। ठीक है, 15 8 120, यहाँ पर देखिए सीधा सा मेरे भाई, ये 616 का डबल 1232, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर। ये ध्यान में मेरे भाई लेकर के चलना है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे आ जाइए। तो ये हमारा जो था बड़ा प्यार तरीके से हम इस सवाल का उत्तर दे पाते। याद रखना है 7 44 154 भी मेरे भाई बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि जब रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस हमारा 44 होता है और एरिया हमारा 154 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, और बड़ा ही प्यारा सवाल है कि यहाँ पर क्षेत्रमिति का और हमने रखा है आपके लिए, वो देखिए। बोला गया एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 3 और 5 है, तथा ऊंचाई छोटी समानांतर भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए कि ये हमारे सामने समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है यहाँ पे। इसकी जो पैरेलल साइड है वो यहाँ पर 3x और ये हमारी कितनी है, तो 5x है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर, ये ऊंचाई छोटी समानांतर भुजा से 4 अधिक है, यानी इससे 4 अधिक है, मतलब यहाँ पर इतना है। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा 896 है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यहाँ पर इन दोनों का सम, यानी 8x हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर इनटू हाइट हमारा, और ये मेरे भाई किसके बराबर में है, तो ये बराबर है यहाँ पर 896 के, 896 के यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ज्ञात करो कितना होगा। हमने कहा देखो समझो हमारी बात को, 2 से आप इसे काटो कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से अगर आप इसे काटोगे तो 2 बार में 8, 2 बार में 8 और इतना हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करने पर मेरे भाई 224 आएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी ये वाला भाग हमें जो है अगर लेना पड़े, तो यहाँ पर पहली बात x का कोई वैल्यू आपके जहन में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मत लो x का वैल्यू। क्वेश्चन में काम करो ना, यूज ऑप्शन। यहाँ पे क्यों क्वाड्रेटिक बना करके अपने जीवन को तबाह करोगे भाई, मत करो ना। ऑप्शन नंबर ए उठाओ। जैसे मानो इसकी वैल्यू मेरे भाई 28 उठाओ, तो अगर इसकी वैल्यू 28 उठाते हो, क्या 28 इसको तुम्हारा काट रहा है, बोलो जरा यहाँ पर। तो बोले सर देखते हैं 28 का 8 गुना, 8 28 64, 8 दूनी 16 6 22, बिल्कुल काट रहा है। तो 28 मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, तो 28 इंटू 8 यहाँ पे, यानी ये वैल्यू हमारी 28 के बराबर है। तो अगर ये वैल्यू 28 के बराबर है तो x का मान 8 आना चाहिए। हम सॉल्व करके देखते हैं, ये वैल्यू को 28 के बराबर में रखते हैं, तो बोलेंगे 3x + 4 का मान मेरे भाई 28 है, तो यहाँ पर 3x का मान कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, तो x का मान हमारा 8 आ जाएगा, और x की वैल्यू 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सेटिस्फाइड है। आपको ये और में रख करके देख लीजिए, आप एक काम करिए 24 यहाँ रख करके देख लीजिए, 24 के कारण एक और वैल्यू आएगी, यहाँ से x का मान कुछ और आएगा, यहाँ से x का मान कुछ और आएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। समझ गए ना बात को, तो ये ध्यान में रख करके चलना था। बुद्धिमानी इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि भीड़ को बढ़ने दो भेड़ चाल, आप आगे निकल जाओ सर। हो सकता था x का मान आप ऑप्शन से नहीं उठा पाए, क्या फर्क पड़ता है, इसकी वैल्यू उठाइए, x का मान निकालिए 8 आ रहा है, और फिर इसको इससे डिवाइड करके देखिए, x का मान 8 आ रहा है, बराबर है, काम खत्म, बस खेल खत्म, बात खत्म। आइए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पर ऊंचाई और दूरी वाली बात हो गई। त्रिकोणमिति का सवाल, हालांकि देख लीजिए फिर भी ये पूछ लिया गया है तो हम बना लेते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति से ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम पर आधारित है।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी का एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर के ऊपर में है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता है तो यह खिड़की 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई क्या होगी? एक बड़े प्यारे हमारे भाई साहब हैं मिश्रा जी, यहाँ पे वो बड़े बहुत ही बड़े लेवल के आशिक हैं मेरे भाई, बहुत ही बड़े लेवल के। मतलब जीवन में यहाँ पर जो है उन्होंने कुछ किया हो या नहीं किया हो, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्यार उन्होंने कमाए हैं जीवन में, बस मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, अलग अलग दोस्तों के माध्यम से। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हम लेते हैं। एक यहाँ पर हॉस्टल है मेरे भाई, ठीक है, समझ ही सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मिश्रा जी जो है रात में मिलने जाते हैं सीढ़ी लगा करके। सीढ़ी की जो लंबाई है वो 13 मीटर है और यहाँ पर जो है बिल्डिंग की जो लंबाई है वो 12 मीटर है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ, मिलने का मन है, वो वाली बात है। तो 13 मीटर की सीढ़ी लगा करके 12 मीटर की ये बिल्डिंग पे चढ़ चुके हैं और कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। मेल मिलाप हो गया, गिफ्ट एक्सचेंज हो गया। अब उसके बाद में मिश्रा जी ठहरे मेरे भाई नेक्स्ट लेवल के इंसान, बहुत ही प्यार कमाने वाले इंसान, एक दोस्त कभी हो नहीं सकते हैं। तो इन्होंने अपने सीढ़ी के इसी पॉइंट को यहीं पर रखा और एक और बिल्डिंग थी यहाँ पे जस्ट इसके कंपटीटर की, तो इन्होंने अपनी सीढ़ी जो है वो इधर घुमा दी और सीढ़ी इधर घुमा दी तो सीढ़ी की लंबाई कभी बदलेगी नहीं बदलेगी। तो मेरे भाई सीढ़ी जो है हमारी वहीं रहेगी यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो दूसरी वाली बिल्डिंग जो है ना वो 5 ही मीटर छोटी है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सीढ़ी ऐसे मेरे भाई घुमा दी, थोड़ी सीढ़ी यहाँ पर ये दूर तक जाएगी, इस तरीके से 5 मीटर की बिल्डिंग है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी 13 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में दूरी हमारी कितने की होगी? अरे भैया पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ ना यार, बताओ पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगा सकते हो? एक बात बताओ, 5 12 13, तो 12 है 13 है तो क्या नहीं है 5, ठीक है, 5 है 13 है क्या नहीं है 12, तो 12 जमा 5 यानी कितना हो जाएगा 17। बात खत्म। सारा खेल सर सवाल समझने के ऊपर में था, समझ गए तो खेल खत्म है, ठीक है, या नहीं समझे तो आपका खेल खत्म, समझ गए। आइए सरलीकरण का ये सवाल, अब बताइए हमारे करने लायक है, दिल से बताइए, हम तो एक बार में आंसर दे देंगे। 27 में से 28 गया -1, यहाँ +1 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। 25 में से 27 गया -2 +2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 23 में से 26 गया -3 हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा, करना तो आखिर आप ही को है ना, तो आपको करना है तो आप इस सवाल को करिए ना मेरे भाई। सरलीकरण मतलब आप करेंगे, समझिए, बोर्ड मास का नियम लगा के, ये चीटिंग नहीं चलेगा भाई। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है इसका भी आंसर आपको देना है, और कहाँ पर देना है तो कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी रफ्तार देखिए ना किस तरीके से हम लोगों ने सवाल को हल किया, उसी रफ्तार के साथ में चाहता हूं कि आप भी सवाल को हल करें, सेम रफ्तार होनी चाहिए आपके पास में। ऐसे ही मेरे भाई हमने 9 मिनट में पूरे मैथ्स का पेपर खत्म नहीं किया था, वो कलम के बिना मेरे भाई सवाल को लगाने की हमने प्रैक्टिस की थी, और वो हमारे पेपर में काफी ज्यादा फायदा हमें पहुंचाया था। आपसे भी हम यही बात बोलेंगे कि यहाँ पर जो है उसी लेवल का प्रैक्टिस करिए कि सवाल में कलम तक उठाने की आवश्यकता ना पड़े, समझ गए। आखिरी सवाल आप लोगों का इस सुपर 30 सीरीज में आरपीएफ सॉरी इसके लिए एएलपी के लिए मेरे भाई। तो ये आखिरी सवाल यहाँ पर क्या कहता है, देखिए, बोला गया एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति किलो के भार पर, ठीक है, भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा है, और 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? कभी भी बेईमान दुकानदार की बेईमानी को पकड़ना है, नहीं पकड़ सकते, सोच भी मत पाओ यहाँ पर कि पकड़ लोगे, समझ गए ना। ये जरूर बता सकते हो कि वो लाभ कितना कमा रहा है और कितना हानि कर रहा है, लेकिन बेईमानी पकड़ना वो मेरे भाई बस की बात वहां पर नहीं हो पाएगी अगर वो अपने पर आ गया तो हम बात करते हैं बेईमानी के बारे में, कैसे कैसे क्या होगा। तो एक तरफ हम क्रय मूल्य रखेंगे, दूसरी तरफ हम विक्रय मूल्य रखेंगे। एक तरफ हम ये कहेंगे कि सर उसने जो बेचा, देखो खरीद रहा था 16 कैरेट पे तो बेच रहा था कितने कैरेट पे, तो 20 कैरेट पे, यानी बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचता है जो 16 रुपए के खरीदा था। खरीदा 16 में था, बेचा कितने में था, 20 में था। उसके बाद यहां पर क्या बोला गया, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। बहुत ना लगे, छोटा आदमी एक नंबर का भाई, बताओ है, पैसा लेता है 1000 का, देखो यहां पर पैसा कितने का लिया, 1000 का दिया अपने जेब से, कितना 800 ग्राम दिया। तो जितनी तरह की बेईमानी करेगा उतनी बार रेशियो बनेगा, उतनी तरह का रेशियो बनेगा, ध्यान रखो, ठीक है, सीधा लपेटोगे। अब कुछ बड़े अच्छे लोग होते हैं, क्या करते हैं, 16 से सीधा सर 5 बार में काट दिए, देखिए कितना अच्छी बात है। कैसे काट सकते हो भाई, अपने घर के लोगों का सर फोड़ोगे, बताओ, है, दूसरे का सर फोड़ो ना, पड़ोसी का फोड़ो यहाँ पे। अब ये निकल लेकर के लाठी भला निकल गए, सर बोले तो सर फोड़ना है, नहीं, आप काटिए मेरे भाई 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 200 से 4 बार में, और 200 से 5 बार में। 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25 होता है। 16 रुपए के सामान को 25 में बेचे हैं
फायदा कमाए हैं कि नहीं, तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल 9 का। कितने के ऊपर में, 16 के ऊपर में, इंटू कितना करना है, 100। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर सर जो है ना 900 को 16 से भाग करिए तो 16 का 5 गुना 80 होता है, 100 आ जाएगा। 16 का 6 गुना 96 होता है, 56.25 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर देवसेना, ये मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, डी फॉर एक बड़ी मूवी की याद आ गई, दीदी तेरा देवर दीवाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा प्यारा जो है आपका आंसर है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो 2 सवाल हमने आप लोगों को दिए हैं उसका मेरे भाई आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा, और साथ में यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आपको इसके बारे में भी कमेंट करना है। साथ में जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के माध्यम से, तो रिकॉर्डेड बैच का हमने आपको बता ही रखा है, आप उससे कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं। 699 की इकलौती फीस में पूरा अरिथमेटिक और एडवांस किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। और साथ में जो हमारा नया बैच आया है, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसकी फीस 999 है, और ये आप हमारे मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप ले सकते हैं। सर उसके साथ में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है ना, हमें यहाँ संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, फोन करेंगे, पूरी सहायता दी जाएगी। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है हम आपको आप लोगों के मेरे भाई टेलीग्राम पर दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम है आदित्य रंजन सर, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर, ये नीचे वाला भी नहीं है मेरे भाई, इसके ऊपर में फोकस आप लोग मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक टेलीग्राम है अभी यहाँ पर, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर। और सर ये टेलीग्राम में आप जाइएगा, जितनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की, यहाँ पर मैं आपको सामने टेलीग्राम खोल के भी दिखा देता हूँ, आपको सिर्फ एक नहीं, मैथ्स में इतना अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा, और साथ में साथ और भी परीक्षाओं में काफी अनलिमिटेड कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, काफी सारी रेलवे गणित की किताब के कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही ये भारत का नंबर 1 टेलीग्राम मेरे भाई नहीं बना है, पिछले कुछ समय के अंदर में यहाँ पर इसने लोगों के अंदर में काफी ज्यादा प्यार जगाया है, और उतने प्यार के बाद में मेरे भाई जो है आज के समय ये भारत में नंबर 1 टेलीग्राम अपने आप में बन चुका है। अभी खुल नहीं रहा है, शायद हो सकता है बोर्ड जो है वो लैक हो गया हो, कोई बात नहीं। तो आपको सर्च करना है मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर, उसके अंदर में काफ़ी सारा कंटेंट जो हमने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे भाई लेकर के पढ़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और बाकी हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि सर बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से जो है अपने सिलेक्शन के बारे में पूरा फोकस करिए। ये हमारा टेलीग्राम है, 11,49,000 से ऊपर लोग हैं, और आप लोग जब तक जुड़ेंगे तो ये 50,000 पार कर चुका होगा बड़ी आसानी के साथ। तो बढ़िया से आगे बढ़िए, इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी हमारा लिंक दिया गया, आप हमारे व्हाट्सअप के साथ में जुड़ सकते हैं और क्विज के साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बता देना। ठीक है, आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो आज से 1 हफ्ते के बाद आएगी, और वो होगी टेक्नीशियन के ऊपर में। ठीक है, धन्यवाद भाई, थैंक यू।